नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर और मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। मध्य प्रदेश में आज मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लिया और उनके साथ साथ 2 डिप्टी सीएम ने भी अपने पद की शपथ ली है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की तर्ज पर बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने राजस्थान में भी चौंकाते हुए एक बड़ा फैसला लिया है। और आज जब मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शपथ ली है तो उसके बाद उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। मैं डॉक्टर मोहन यादव शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश के राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे कार्य के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से पालन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग, द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो मध्य प्रदेश में आज भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मोहन यादव और 2 डिप्टी सीएम ने शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया और उसके बाद उन्होंने अपने पद की शपथ भी ली है। लेकिन इसी के साथ साथ आज जब ये माना जा रहा था कि 1 सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बाद कैबिनेट मंत्रियों के चेहरे पर भी कहीं ना कहीं तस्वीर साफ हो सकती है, वो तस्वीर साफ नहीं हुई। तो इसका मतलब ये समझा जाए कि बीजेपी बड़ा सोच समझ करके चल रही है। 2 मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनका मैं रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ जयंत वर्मा वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। जयंत वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। विजय उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर आज इस पैनल में मौजूद हैं। विजय उपाध्याय जी, आपका भी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। जयंत वर्मा जी, शुरुआत मैं आप ही के साथ कर रही हूं। सबसे पहले अगर हम सीएम के नाम की चर्चा करें, मोहन यादव, उनके पीछे यादव लगा हुआ है, तो क्या इस सरनेम के सहारे बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है? वो मैं इसलिए कह रही हूं कि साथ लगता उत्तर प्रदेश और साथ लगते अन्य राज्यों में भी किस प्रकार से अपने जातिगत समीकरणों को बिठाना है, उसको सोच समझ करके इस चेहरे को चुना गया है।
देखिए, मध्य प्रदेश में 52% आबादी ओबीसी की दर बैकवर्ड था और 72 सीटें उनको मतलब उनसे चुनाव लड़ाया गया, जिसमें से 55 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो इसका मतलब यह है कि ओबीसी का बड़ा जबरदस्त समर्थन भारतीय जनता पार्टी को मिला है और मध्य प्रदेश में आबादी में भी सबसे ज्यादा ओबीसी के लोग हैं। 20% शेड्यूल ट्राइब हैं और 16% ये हैं हमारे शेड्यूल कास्ट जी जी। और सामान्य वर्ग के 12%। वो तो पूरा ओबीसी का। दूसरा ये ओबीसी के योग्य जो बैकग्राउंड सेवक संघ तक का वहाँ का अपने रह चुके हैं अपने जिले के। इसके अलावा ओलंपिक संघ में भी वो उपाध्यक्ष वगैरह हैं, उसी संघ के। ठीक है सर, मैं लौटूंगी आपके पास। आपकी आवाज़ बहुत डिस्टर्ब आ रही है, हम पूरा समझ नहीं पा रहे। एक बार तब तक मैं विजय उपाध्याय जी का रुख कर लेती हूँ। विजय उपाध्याय जी, माना ये जा रहा है कि इस शपथ ग्रहण समारोह के बाद ही कैबिनेट के चेहरों को तलाशने की कवायद शुरू हो जाएगी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री और इसी के साथ साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद दिल्ली जाएंगे और दिल्ली जाकर के ये डिसाइड होगा कि तमाम अन्य जो बड़े चेहरे जैसे कि कैलाश विजयवर्गीय है, प्रहलाद पटेल है, तमाम इन चेहरों को किस पोजीशन पर रखा जाए उसको लेकर के चर्चा होगी। तो क्या आप ये मानते हैं कि यहां पर भी सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जाएगी? निश्चित तौर पे सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जाएगी। और दूसरी बात ये भी ध्यान रखा जाएगा मंत्रिमंडल बनाते समय कि बहुत ज्यादा वरिष्ठ लोगों को अगर मंत्रिमंडल में शामिल करेंगे तो फिर एक दिक्कत आएगी, ईगो क्लैश हो सकता है, खासतौर पे कैबिनेट की बैठकों में या डिसीजंस में। तो मुझे नहीं लगता भारी भरकम वजनदार नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलेगी। कोई विधानसभा अध्यक्ष बन गया या कोई इस तरह के एडजस्टमेंट उनके हो सकते हैं, लेकिन सरकार में मंत्रिमंडल में ज्यादा वजनदार लोगों के शामिल होने की संभावना मैं कम देखता हूं। सोशल इंजीनियरिंग ही रहेगी। बीजेपी का जो मुख्य पर्पज है नए तरीके के चेहरों को लाने का, वो एक तो नई तरीके की सरकार देने की कोशिश, क्योंकि जब आप बहुत लंबे समय से कहीं किसी पद पे काम करते रहते हैं तो एक इकोसिस्टम आपके आसपास बन जाता है, एक टीम बन जाती है, हर फैसले को वही टीम प्रभावित करती है। तो जब नया आदमी आता है तो एक नई टीम बनती है, नए इलाके जुड़ते हैं, नए लोग भी जुड़ते हैं। और अगर कोई नया व्यक्ति है तो बहुत वजनदार नेताओं के दबाव से उसे मुक्त रखने की कोशिश पार्टी करती है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि मंत्रिमंडल विस्तार या मंत्रिमंडल जो बनेगा वो लोकसभा चुनाव के रणनीति के हिसाब से बनेगा और उसमें भी नए चेहरे। और जो सांसद लड़ाए गए विधायकी के चुनाव में, जैसे कि मैं कैलाश विजयवर्गीय का नाम लूं तो उन्होंने किस तरह से अपने भाषण में कहा भी था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन जो पार्टी का आदेश है कार्यकर्ता होने के नाते मैं वो भी लड़ूंगा। तो निश्चित तौर पर उन्हें भी संतुष्ट करने की कोशिश की जाएगी और बहुत वरिष्ठ चेहरे भी है वो। तो क्या उन्हें जिम्मेदारी आपके हिसाब से आपको लगता है कि उन्हें मिल सकती है? नहीं, ये एक तरीके से नए तरीके का मार्गदर्शक मंडल है। जो केंद्रीय मंत्री थे या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़ाकर उनको लोकसभा चुनाव के टिकट से मुक्त कर दिया गया। दूसरा, अब उनकी राजनीति में उनकी भूमिका दादा के तौर पे है कि आप आशीर्वाद दीजिए, दिशा निर्देश दीजिए, काम हम करेंगे। एक तरीके से उनको जो मेन स्ट्रीम की पॉलिटिक्स है उससे उनको थोड़ी मुक्ति दी गई है, नए लोगों को मौका देने की कोशिश। ठीक है, जयंत वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि जो पिछली कैबिनेट के तमाम चेहरे थे जिन्होंने ठीक है, जैन जी की ऑडियो को पहले ठीक करा लेते, फिर हम उनसे चर्चा करेंगे। विजय उपाध्याय जी, दोबारा ही आपका रुख करना चाहूंगे और सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जो पिछली कैबिनेट में जो चेहरे रहे जिन्होंने इस बार भी चुनाव लड़ा और चुनाव जीते भी, तो क्या आपको लगता है कि कैबिनेट में उनको जगह दी जाएगी और अगर उन्हें हटाया जाएगा तो किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी उन्हें हटा सकती है? देखिए, कॉम्पिटेंट कैबिनेट बनाने की बात बीजेपी सोचेगी कि जो रिजल्ट डिलीवर करते हैं, गवर्नेंस कर सकते हैं, जिनकी अपने विभाग पे पकड़ है, जनता के जरूरतों के हिसाब से जो फैसले लेने में सक्षम है, पार्टी की रीति नीति पे जो मजबूती से चलते हैं, और नए चेहरों को महत्व मिलने की उम्मीद मैं ज्यादा देखता हूँ। क्योंकि देखिए, जब अगर बहुत सीनियर लोग आपके सामने बैठे होंगे तो मुख्यमंत्री कई बार उनके सामने या उनके एडवाइजर्स को इग्नोर नहीं कर पाएगा। जबकि कॉम्पिटेंट और नए लोग रहेंगे तो वो मुख्यमंत्री के साथ उनका तालमेल ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, सरकार बना लेने के बाद राजनीति में हर
स्तर पे चुनौती होती है, पार्टी के भीतर भी, पार्टी के बाहर। तो अगर आप पार्टी के भीतर बहुत वरिष्ठ चेहरों को सामने बैठा देंगे तो एक संकोच और एक सम्मान की बात जरूर रहती है। जिस कार्यकर्ता ने बरसों बरस किसी को बहुत सम्मान दिया है, अगर वो कार्यकर्ता मुख्यमंत्री हो गया तो सामने जिसका सम्मान करता रहा है उसको सम्मान देगा ही देगा। तो इन चीजों को भी पार्टी ध्यान में रखेगी। मुझे लगता है कि पूरा एक नए मॉडल का स्ट्रक्चर तैयार होगा तीनों राज्यों में, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में भी। अगर आप सोचिए राजस्थान में वसुंधरा राजे को कैबिनेट मंत्री बना दें तो भजन लाल शर्मा की हालत क्या होगी। जी बिल्कुल। तो इस तरह से बचेगी पार्टी ऐसे ठीक है, मैं रोक रही हूँ आपको। एक बड़ी खबर आ रही है, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक है आज और शाम 5 बजे मोहन कैबिनेट की बैठक होगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक और शपथ लेने के तुरंत बाद ही एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं मोहन यादव। मध्य प्रदेश में कैबिनेट की पहली बैठक है आज और हमारे साथ जयंत जी भी लगातार बने हुए हैं। जयंत जी, मेरी ऑडियो अगर आपको मिल पा रही है तो देखिए, शपथ ग्रहण करते ही, शपथ लेते ही अब मोहन यादव ने आज शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक रख दी है, लेकिन अभी तो कैबिनेट के चेहरे ही डिसाइड नहीं हुए, तो इस बैठक के हम क्या मायने निकाले? देखिए, वैसे संविधान में मंत्रिमंडल को महत्व दिया गया है, तो उसमें कैबिनेट तो है 3 लोगों की, अभी 2 उप मुख्यमंत्री हैं और 1 मुख्यमंत्री हैं, तो एक कैबिनेट है और इसमें शायद फैसले लिए जाएंगे और वो फैसला लिया जाएगा जैसे कि लाडली बहना योजना है उसको आगे कंटिन्यू कराया जाएगा। इस प्रकार का कोई फैसला महत्वपूर्ण लिया जाएगा जो कि मीडिया के माध्यम से आए कि ये जो सरकार है ये जो कार्यक्रम चल रहे थे उन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाए। अभी तक जो वो बात कहते थे वो तो राजनीतिक बात थी, पर अब शासकीय बात ये आएगी जब कैबिनेट का फैसला। और इसी के साथ साथ आप शिवराज सिंह चौहान के इस बयान को कैसे देखते हैं कि मैं अपनी पार्टी के लिए काम करता हूं, मैं अपनी पार्टी में कोई पद मांगने से बेहतर मरना पसंद करूंगा? क्या उनके इस बयान में उनका दर्द झलकता है या फिर उनकी कर्तव्य निष्ठा झलकती है अपने पार्टी के प्रति? मुझे लगता है कि वो ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इतनी तगड़ी विजय दिलाई है और पार्टी को इसको रिकॉग्नाइज करते हुए उनको उस प्रकार से कोई सम्मान पत्र दिया जाना चाहिए। मांगने नहीं जाऊंगा, मतलब उनके भीतर ये है कि आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, जबरदस्त। तो वो ये बात कह रहे हैं, एक तो वो चाहते थे कि ये कंटिन्यू रहे मुख्यमंत्री के रूप में, क्योंकि मुख्यमंत्री बनना और केंद्रीय मंत्री बनना उसमें जमीन आसमान लेकिन वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के दोनों के अगर हम एटीट्यूड को देखें, जब मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान हुआ तो दोनों में बहुत फर्क था। वसुंधरा राजे के चेहरे पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि वो इस फैसले से कहीं ना कहीं खुश नहीं है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के चेहरे से लग रहा था कि ठीक है, मैंने इतना लंबे समय मध्य प्रदेश की बागडोर को संभाला है, अब किसी और को भी मौका मिलना चाहिए। तो वो ना तो दुखी दिखाई दिए ना ही गुस्सा दिखाई दिए। ठीक है, लौट रहे छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट, एक बड़ी खबर आ रही है। ब्लास्ट में एक जवान शहीद घायल हुआ है, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्लास्ट में एक जवान शहीद हुआ है और एक घायल हुआ है। और छत्तीसगढ़ की यही सबसे बड़ी समस्या कि नक्सलवादियों की ओर से ये जो आईईडी ब्लास्ट किए जाते हैं उसकी वजह से कहीं ना कहीं भारतीय जवानों को अपनी जिंदगी खोनी पड़ती है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है जिसमें एक जवान शहीद हो गया है, एक घायल बताया जा रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। निश्चित तौर पर अब भारतीय जनता पार्टी अब इस समस्या पर भी मुखर होकर के काम करेगी कि किस प्रकार से नक्सलवाद को वहां पर रोकना है और किस प्रकार से वहां पर ये जो आतंकवादी हमले हैं इनको कम करना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट होता है जिसमें ब्लास्ट में एक जवान शहीद हो जाता है, ये बेहद दुखद खबर है, और एक घायल होने की खबर निकल करके सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ है और एक जवान शहीद हुआ है और एक जवान घायल हुआ है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में आईईडी ब्लास्ट हुआ है।
लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। जैन जी, देखिए, अगर हम छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, क्योंकि छत्तीसगढ़ की ही खबर है, छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये नक्सलवाद एक बड़ी समस्या बनकर के उभरा है। अब जब भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर मौका मिला है तो क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर के इन मामलों को कम करने में सफल हो पाएगी? हाँ, नक्सलवाद के संबंध में देखिए, केसीबी की ये अभी की समस्या नहीं है, ये तो बहुत सालों की वहाँ समस्या है। और वहाँ कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वो मामला तो अभी तक, क्योंकि अजीत जोगी के ऊपर बहुत से भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगाते थे कि वो बच गए, वो कारवां में नहीं थे। तो ये सारी बातें हैं। तो अब ये है कि नक्सलवाद को भी, ये जो लोकतंत्र में चुनाव होता है, सरकारें बनती है, तो उनको ये बताना पड़ता है कि वो इस व्यवस्था से नाखुश है। तो इस प्रकार की हरकत करके अपना एग्जिस्टेंस को वहाँ एस्टेब्लिश करना, ये उनके लिए जरूरी होता है और इसलिए उन्होंने ये हरकत की होगी। तो यह है कि तो ठीक है जैन जी, क्योंकि हम मध्य प्रदेश को लेकर के चर्चा कर रहे हैं तो एक बयान विपक्ष की ओर से ये आ रहा है कि सरकार को लगता है कि उससे बड़ा चेहरा कोई हो ना जाए, इसलिए जो जिनका कद उनके इक्वल हो रहा था उन्हें हटा दिया गया रास्ते से और नए चेहरों को ले आए ताकि वो हमारे इशारों पर नाचे। आप इससे सहमत हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है। इशारों पे नाचने का कोई बात ही नहीं होता है, क्योंकि देखिए, वैसे भी जो दिल्ली की सरकार होती है वो उसका पूरा का पूरा राज्य की सरकार पे प्रभाव रहता है, क्योंकि जो राज्यपाल होते हैं वो तो उन्हीं के होते हैं। तो राज्य सरकार कोई भी निर्णय लेती है, जब तक राज्यपाल उस पर दस्तखत नहीं करेंगे वो निर्णय फाइनल नहीं होता। तो इसलिए ऐसा नहीं है। योग्यता, उनमें योग्यता में क्या कमी है ये बात कहना चाहिए ना। तो ऐसी तो कोई योग्यता में कमी नहीं है। शिक्षा मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश में 30वीं बार विधायक रहे हैं, तो ऐसा कोई, ये सूचना गलत है मुझे लगता है। और ये बात भी ठीक नहीं है कि नहीं, वो कठपुतली के रूप में उनको यहाँ रख दिया गया है। कठपुतली के रूप में विष्णु सहाय जी को वहाँ रख दिया गया छत्तीसगढ़ में, या राजस्थान में भजन लाल जी को रख दिया गया। तो ये ऐसा नहीं, ठीक है। तो वो सारी जिम्मेदारियां होती हैं और वो सरकार होती है, उसके अनुसार काम करना पड़ता है, निर्णय लेना पड़ता है, और जो कार्यक्रम होते हैं, जो फैसले होते हैं पार्टी के, उनको अमल करना होता है। हाँ, ठीक है। अगर बहुत इतनी आसान सी बात है तो मुझे लगता है कांग्रेस को या फिर विपक्ष को ये बात बहुत आसानी से समझ आ जानी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से टीका टिप्पणी जारी है अभी भी, उस पर मैं चर्चा जरूर करूंगी। विजय उपाध्याय जी, आज भी सुप्रिया श्रीनेत ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि जो कोई भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनौती बन सकता है उसको निपटाया जाएगा। चुने हुए विधायक नहीं बल्कि दिल्ली में 2 लोगों का फैसला ही थोपा जाएगा। और जब वसुंधरा राजे जो पर्ची खोलती है, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, उस पर भी कांग्रेस ने टिप्पणी की कि जब जो सीएम का चेहरा है वो पर्चियों से ही चुना जाएगा, तो इस विधायक दल की मीटिंग का महत्व क्या है? देखिए, अब कांग्रेस के पास कहने के लिए बचा क्या है? वो यही सब कहेंगे। इन चीजों का कोई महत्व है क्या? कोई कद बराबरी की बात अगर कोई भाजपा वाला ये कहे कि कांग्रेस ने रणनीति के तहत मध्य प्रदेश राजस्थान हरा दिया, नहीं तो अशोक गहलोत का चेहरा राहुल गांधी के बराबर हो जाता या मल्लिकार्जुन खड़गे के बराबर हो जाता, तो इस तरह की बातें कोई मतलब नहीं है। ये बताता है कि आप मुद्दे और मौजूदा राजनीति की जो सच्चाई है उससे आप कितना दूर हैं और कितना आप सपने की दुनिया में जी रहे हैं। दूसरा, मध्य प्रदेश में आपको नए सीएम के आगे क्या चुनौतियां दिखाई देती है? क्योंकि अगर देखिए, शिवराज सिंह चौहान को ही दोबारा चेहरा बनाया जाता तो वो कमोबेश पूरी स्थिति को जानते हैं कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में क्या क्या मुसीबतें हैं और विपक्ष उन्हें किस किस प्रकार से घेर सकता है। अब ये बिल्कुल नए अनुभव वाले मुख्यमंत्री होंगे, तो इनके सामने आपके हिसाब से क्या मुश्किलें आ सकती है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती तो मध्य प्रदेश का लोकसभा चुनाव है। पिछली बार 28 सीटें बीजेपी जीती थी, इस बार 29 पूरी सीटें जीतने की बात है। ये सबसे बड़ा है। अभी इसके पहले उनको गवर्नेंस और जहां पे जो अगर सीएम का चेहरा असर डालेगा लोकसभा चुनाव में? देखिए, लोकसभा चुनाव निश्चित तौर पे असर डालेगा, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो मुद्दे होते हैं वो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं। लेकिन राज्य में अगर जनता संतुष्ट है
तो प्रधानमंत्री के चेहरे पे जब चुनाव होगा सर, फिर तो इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रीय मुद्दे तो पहले ही जीत चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में आते हैं तो ये कहा गया कि शिवराज सिंह चौहान की नीतियों को कम गिनाया गया, बल्कि केंद्र सरकार की नीति को ज्यादा गिनवाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही यहाँ पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे थे, मामा यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रहे थे। तो उस हिसाब से तो फिर लोकसभा चुनाव में भी भारी बहुमत हम देख पा रहे हैं बीजेपी के पाले में। हाँ, निश्चित तौर पे आप जिस तरह विश्लेषण कर रही हैं इस हिसाब से ये बात कही जा सकती है, लेकिन लोकल मुद्दे होते हैं विधानसभा चुनाव में। राष्ट्रीय मुद्दों, देखिए, अगर राष्ट्रीय मुद्दों पे ही जीतना होता तो तेलंगाना का भी रिजल्ट सामने आया, ये भी बात है। तो 100% वही बात नहीं है, उसमें लोकल लीडरशिप का बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी राज्य में। देखिए, कर्नाटक में बीजेपी की लीडरशिप के ऊपर दाग था, लोग उससे संतुष्ट नहीं थे, अल्टरनेट लीडरशिप बीजेपी दे नहीं पाई, जिसकी वजह से बीजेपी को बुरी तरह हारना पड़ा। तेलंगाना में इनके पास जो लीडरशिप थी वो कमजोर थी, उस तरह से मजबूत लीडरशिप नहीं थी, तो ये पनप नहीं पाए। लेकिन आप गुजरात चलिए, गुजरात में आप देखिए किस तरह से पूरी कैबिनेट बदल के एक नई सरकार बनाई और चुनाव रिकॉर्ड वोटों से जीता, रिकॉर्ड से निश्चित तौर पर। और बीजेपी के पास अगर मजबूत चेहरे हो तो उसी के आधार पर ही वो मजबूती पाते भी है, जिसका उदाहरण हमने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखा है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी, अन्यथा चर्चा को आगे लेकर के चलती। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अपनी प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो लगातार हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है, कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, सबसे पहले आप हिंदी खबर पर देख पाएंगे। फिलहाल इस चर्चा में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।